दोस्तों नमस्कार। जो पाटलिपुत्र राजनीति के मैदान में लड़खड़ाता हुआ लहूलुहान दिखाई दे रहा था, क्या उसे आज एक घुड़सवार मिल गया? एक ऐसा घुड़सवार जो आने वाले वक्त की राजनीति बिहार के जरिए इस देश में बदलने की कुवत रखता है। उसके पास यह ताकत होगी, क्योंकि राजनीति नेताओं को गढ़ती है। राजनीति सिर्फ विधानसभा या लोकसभा में जीत हासिल करके या बहुमत के साथ सत्ता बनाने और बैठाने की नहीं होती है। नेता का जन्म ऐसी ही राजनीति से होता है। तो क्या आज बिहार की राजनीति में एक नए नेता का जन्म हुआ है, जिसका नाम तेजस्वी यादव है? राजनीतिक तौर पर लालू परिवार से निकले हुए तेजस्वी यादव, कोई भी कह सकता है कि उनको तो थाली में सजाकर इस राजनीति का ककारा पढ़ने दिया गया और उन्होंने बाखूबी उसे निभाया भी। लेकिन बिहार की राजनीति लगातार उस जनता के बीच से निकले हुए नेता को खोज रही है। वो चाहती है कोई नेता निकले जो बिहार के दर्द को अपने साथ लेकर चले। और अगर भारत की राजनीति के पन्नों को, वह भी अतीत के पन्नों को, अगर आज आप पलटिएगा तो आप कह सकते हैं कि नेहरू काल के दौर के नेताओं के बाद या उसी वक्त जब राम मनोहर लोहिया आए तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था। और उसके बाद की राजनीति में चाहे जिक्र बाला साहब ठाकरे का कर लीजिए, चाहे ज्योति बसु का कर लीजिए, या मंडल कमंडल की राजनीति के बाद कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये ऐसे नेता थे जो कि उस लिहाज से इस देश की आजादी के आंदोलन से निकले हुए नेता नहीं थे। वह भदेश थे, लोगों के बीच उनका संवाद था और उसी भाषा में वो राजनीति गढ़ते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में यह तमाम चीजें धीरे धीरे उस पारंपरिक राजनीति में समाती चली गई जहां पर नेता नहीं था। और इस नए राजनीतिक दौर में नए राजनीतिक प्रयोग और बार बार किए गए नीतीश कुमार के प्रयोग ने क्या तेजस्वी को इस दौर में गढ़ते गढ़ते एक ऐसे नेता के तौर पर गढ़ दिया जहां अब उनके सामने रास्ता महज बिहार का नहीं है, सिर्फ पाटलिपुत्र की राजनीति भर का नहीं है। यह रास्ता दिल्ली की तरफ जाएगा ही और दिल्ली से टकराएगा ही। और दिल्ली को टकराने की कुवत उनके भीतर है या नहीं है, इसका फैसला तो आने वाले वक्त में होगा। लेकिन चंद दिनों के बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तो एक बात तो साफ है, एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव होंगे। वहां पर कोई दूसरे नेता का नाम किसी दूसरे की जुबान पर होगा नहीं। और जो वोटों का प्रतिशत है उस लिहाज से और जो उम्मीदवारों की जीत होगी उस लिहाज से शायद 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले बिहार में नेता के तौर पर खड़े होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला भी होना है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर इस बात का जिक्र करना पड़ गया कि दरअसल कभी कभी राजनीति किसी नेता को गढ़ देती है। विधानसभा के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था जिस वक्त तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे। परत दर परत वह उन सच्चाइयों को सामने ला रहे थे जिसके सामने नीतीश कुमार खड़े हो नहीं पाते। और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नेता जो बैठे थे वह भी शायद उस अतीत की राजनीति को अब समझने लगे हों कि आने वाले वक्त में उनके सामने कौन सी मुश्किल आने वाली है। यह फ्लोर टेस्ट था, विधानसभा के भीतर बहुमत साबित करना था। और उसको लेकर भी घेराबंदी कल रात से शुरू हुई, धमकी कल रात से देनी शुरू हुई। किस विधायक को कैसे लपेटना है इसका जिक्र भी रात के अंधेरे में शुरू हुआ और पुलिस प्रशासन इसमें पूरे तरीके से जुट गया। कुछ निर्देश दिल्ली से भी चल रहे थे, कुछ तार दिल्ली में भी बंधे थे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक अकेले नेता के तौर पर तेजस्वी यादव की मौजूदगी थी। उनके घर पर विधायक तमाम जमा थे। लेकिन यह सवाल अबूझ नहीं था, बल्कि यह सवाल कहीं बड़ा था कि बिहार की राजनीति क्या वाकई नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घुमड़ती चली जाएगी और लालू यादव जो राजनीति से दूर होते चले जा रहे हैं, ऐसे में बचेगा कौन? तो क्या नीतीश कुमार और
लालू यादव के अगली कड़ी के तौर पर बिहार को तेजस्वी यादव एक नए किंग के तौर पर मिल गया। हमें लगता है पहले आज तेजस्वी यादव की इस आवाज को सुनिए। आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। यह सच भी है, इस दौर में नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा नेता विपक्ष का इस तर्ज पर दिखाई देता नहीं है जो हिंदी पट्टी से खड़ा हो जाए और सीधे तौर पर चुनौती देते हुए राजनीतिक तौर पर अपनी पहल को बड़ा कर दे। नीतीश कुमार कुछ इसी आसरे निकले थे और सवाल यह था कि अब इंडिया खत्म हो चला है, लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने विधानसभा के भीतर नीतीश को बहुत छोटा बना दिया और एक झटके में खुद को नरेंद्र मोदी के सामने यह कहकर खड़ा कर दिया कि जिस झंडे को आप उठाए हुए थे, अब वो झंडा आपका भतीजा यानी मैं तेजस्वी यादव उठाकर चलेंगे। यह सीधी चुनौती दिल्ली को है और दिल्ली इस राजनीति को बाखूबी जानती समझती है कि बिहार के भीतर बीजेपी की एंट्री हो नहीं पा रही है। उसे पता है उसे एक चेहरा चाहिए जो जातीय समीकरण के अनुकूल हो। नीतीश उसी प्रयोगशाला के सबसे बेहतरीन प्रयोग के तौर पर रहे। एक दो बार नहीं, इस दौर में लगातार सत्ता को बदलना पलटना, लेकिन इस तरीके से पत्तों को फेंटना जिसमें हर बार वह किंग के तौर पर नजर आए, चाहे वो एक ऐसे जोकर के तौर पर उस राजनीति में हिस्सेदारी कर रहे हो जहां पर मुख्यमंत्री वही होंगे। तो क्या इस पूरी राजनीति को एक झटके में तेजस्वी यादव ने पलट दिया और तेजस्वी ने सीधे ना सिर्फ पटना की सियासत बल्कि दिल्ली की उस राजनीति को भी साधने की दिशा में कदम बढ़ा दिया? यह सवाल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले कल रात को जिस तरीके से तेजस्वी के घर के ऊपर पुलिस ने धावा बोला और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गए और खास तौर से जो 3 लोग सुबह होते होते शिफ्ट नजर आने लगे कि वह आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, संयोग से उसमें 2 नाम बिहार के बाहुबली के साथ जुड़े हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन, वह आरजेडी के साथ थे, चुनाव जीते थे, लेकिन सुबह वह पलट गए और कल रात को ही उनको पुलिस ने तेजस्वी के घर से यह कहकर निकाल दिया कि उनके भाई ने एक एफआईआर की है और एफआईआर में कहा गया है कि वो गुमशुदा हैं। और उसके साथ ही जो दूसरे बाहुबली इस वक्त जेल में है, अनंत कुमार, उनकी पत्नी नीलम, वह भी पलट गई। 2 सवाल हर जहन में होंगे। आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने की बड़ी मशक्कत कानूनी तौर पर पलटते हुए नीतीश कुमार ने की। अब सरकार गिर ना जाए, दोबारा जीत ना पाए, इसीलिए चेतन को साथ लाना था, उनके बेटे को, तो ले आए। अनंत कुमार जेल में है, उन्हें जेल से बाहर आना है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो रास्ता बना देंगे, क्योंकि वह आनंद मोहन का रास्ता इससे पहले बना चुके हैं। तो वह भी नीलम देवी जो उनकी पत्नी है वह भी निकल आई। और संयोग देखिए, तेजस्वी ने यहां पर भी बकायदा नाम लेकर और उनकी तरफ हाथ दिखाकर यह संदेश दिया कि आने वाले वक्त में जितनी भी मुश्किल होगी, उस मुश्किल हालात में यह आपके साथ नहीं खड़े होंगे जिनके साथ आज आप बैठे हैं, लेकिन हम सब बातों को भूलकर आपका साथ देंगे। राजनीति की इस मशक्कत से पहले कल रात तेजस्वी के घर पर क्या हो रहा था, इसे देखिए। कितनी बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची थी सिर्फ वहां से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो विधायक हैं उनको वहां से उठाने के लिए। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, पूरा बिहार जानता है कि नीतीश का सुशासन नौकरशाही के आश्रय चलता है, पुलिस के आश्रय चलता है।
और इसीलिए पुलिसिया अंदाज अगर रात में तेजस्वी यादव के घर पर था तो उसके आगे की परिस्थिति यह थी कि सुबह क्या होगा। और राजनीतिक तौर पर जीत और हार उससे आगे बड़ा सवाल बिहार के लिए यही हो चला है कि उसके पास इस दौर में कोई नेता नहीं है। बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार वो राज्य है जहां कोई बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं। बिहार वो राज्य है जहां पे सबसे बड़ी आबादी प्रवासी मजदूरों के तौर पर बिहार छोड़कर कहीं पर किसानी करने चली जाती है, कहीं मजदूरी करने चली जाती है। और इन किसान मजदूर जो मजदूरी के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो तमिलनाडु हो, तमाम जगहों पे उनको लेकर नजरिया कोई बहुत बेहतर रहता नहीं है और मुहावरों के तौर पर बिहार के लोगों को निशाना बनाया जाता है। सवाल सबसे बड़ा यही था कि बिहार के भीतर रोजगार पैदा कैसे होगा। और इसी बात को तेजस्वी ने जब नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयानों का जिक्र करके अपने 17 महीने की दौर में जो नौकरियां दी गई, जो तकरीबन 2 लाख है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा यह कहकर सामने रख दिया कि ये नीतीश कुमार ही हैं जिनके पास पैसा नहीं था और ये बोलने से घबराते नहीं थे कि जब पैसा होगा नहीं तो क्या आपके बाप के घर से पैसा लाया जाएगा और तब नौकरी देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार पलटी, बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आए, वैसे ही आरजेडी ने पहल की, यानी तेजस्वी यादव ने खुद को फ्रंट पे लाकर खड़ा कर दिया और बताया कि किस तरीके से शिक्षकों को नौकरी दी गई। और यही स्थिति हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है। तो उन्होंने गुहार भी लगाई नीतीश कुमार और बीजेपी की सत्ता से कि आप नौकरियां दे दीजिएगा। लेकिन सवाल तो इसके आगे का है। और यह सवाल है कि सवाल सिर्फ नीतीश कुमार से टकराने का नहीं है, क्योंकि अब तेजस्वी जान चुके हैं या बिहार के लोग समझ चुके हैं कि बिहार के पास कोई नेता नहीं जो टकरा सके। और बिहार का नेता अपने सिर्फ पाटलिपुत्र की राजनीति भर में नहीं सिमटता है, वो दिल्ली की तरफ देखता ही है। यूं ही लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी समस्तीपुर में रथ यात्रा जब निकली थी, लालू यादव ने नहीं की थी और उसके बाद लालू यादव इस देश के नेता यूं ही नहीं बन गए थे। नीतीश कुमार ने अपने तौर पर जो प्रयोग किए वह भी सुशासन बाबू के तौर पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 2014 से पहले उनकी स्थिति वाकई बहुत अनुकूल थी। इस दौर में कोई नेता चाहिए जो पटना में रहे लेकिन दिल्ली को चुनौती दे सके। और इस अंदाज में नीतीश कुमार की खामोशी, बीजेपी का लगातार इधर उधर देखना और उस परिस्थिति में जिक्र कर्पूरी ठाकुर का करके तेजस्वी यादव ने बता दिया कि दरअसल यह सम्मान की राजनीति नहीं है, यह इस दौर में सौदेबाजी की राजनीति हो चली है, जिस राजनीति के दायरे में भारत रत्न भी आ चुका है। और खुले तौर पर जब वो कह रहे थे, सन्नाटा पसरा हुआ था उसी विधानसभा के भीतर जहां पे इस दौर में बीजेपी और नीतीश की सत्ता है। फिर भी वहां चले गए। अब बताइए, कर्पूरी जी को मिला, हमको तो बहुत खुशी की बात है, कर्पूरी जी को मिला। आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं। आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए। हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। यह सच भी है कि बिहार में वोट बैंक की राजनीति जातियों के आश्रय चलती है। और यह सच भी है कि उन्हीं जातियों के आश्रय के वोट बैंक में सेंध बीजेपी लगा नहीं पाई।
और मंडल कमंडल की लड़ाई के भीतर से निकले हुए नेताओं की फौज ने बीजेपी को रोक दिया। लेकिन इस दौर में तो मंडल और कमंडल जब एक साथ बीजेपी के राजनीति के हथियार हो चले हैं, तब उन्हें कौन रोकेगा। और क्या तेजस्वी ने अपनी राजनीतिक दायरे को इतना बड़ा कर लिया जहां दिल्ली के सामने अब यह मुश्किल है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव को भी परख लें और आरजेडी को भी परख लें, तो ऐसे में अपने बूते बीजेपी चुनाव जीत सकने की स्थिति में नहीं आ पाती है और लोकसभा में अब उसे 40 में से 39 सीटें उसके गठबंधन को मिल नहीं पाएगी। यह सच है। और इस सच की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, शायद उनकी भूमिका आने वाले वक्त में कितनी जनता के सामने कमजोर होगी, यह भी एक सच है। स्थिति है क्या? अगर आप ध्यान दीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा में बीजेपी को 23% वोट मिले, 17 सीटों पर जीती। साथ में जनता दल यूनाइटेड थी तो उसको लगभग 22% वोट मिले और वह 16 सीटों पर जीती। रामविलास पासवान भी तब हुआ करते थे जो 6 सीटों पर जीते थे और तकरीबन 7.5% वोट उन्हें मिला था। लेकिन बरस भर के बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज लगभग 5% कम हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड का वोट परसेंट लगभग 6% कम हो जाता है। और दूसरी तरफ आरजेडी यानी तेजस्वी यादव अपने बूते पूरे राज्य में प्रचार कर रहे थे और उनका वोट बैंक एक झटके में 8% तक बढ़ जाता है। राजनीति के तौर पर उनको सबसे ज्यादा सीटें भी मिली, लेकिन वो सत्ता नहीं बना पाए क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू मौजूद थी और यह उस 122 के आंकड़े के ऊपर की कहानी है जिसको आज फ्लोर टेस्ट के दौरान भी खुलकर नजर आ गया। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि सरकार चाहे बीजेपी और नीतीश कुमार की हो गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो वोट मिले थे जिसका जिक्र आज तेजस्वी ने यादव ने भी किया और उन्होंने कहा कि लगभग 12,000 वोटों का ही तो अंतर था। सच तो यह है कि 12,000 से भी कम वोटों का अंतर था जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाई थी 2020 में। एनडीए के कुल वोट जो उस समय थे 1,97,02,650 और जो महागठबंधन के वोट थे जिसमें आरजेडी थी, कांग्रेस थी, सीपीआई-एमएल थी, सीपीआई थी, सीपीएम थी, उनके कुल वोट थे 1,56,91,500 वोट, यानी अंतर सिर्फ 11,150 वोटों का था। मार्जिन इतना नजदीक है और उसी आवाज के साथ नीतीश कुमार बहकर इस तरफ आ गए थे, यानी बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। और इन 17 महीनों की सत्ता के दौर में लड़ाई दिल्ली को लेकर, इंडिया को लेकर, गठबंधन को लेकर और दिल्ली की सत्ता को हराने को लेकर ही चलती रही। अब सवाल यही है कि वही आवाज इस लोकसभा चुनाव के भीतर है तो सामने, यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने और मोदी सत्ता और बीजेपी की सत्ता के सामने कौन सा चेहरा होगा? कोई दूसरा चेहरा अब आपको दिखाई नहीं देगा बिहार की राजनीति में, क्योंकि सामने नीतीश कुमार नहीं, सामने लालू यादव नहीं, सामने लेफ्ट का कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव होंगे। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए उस एसिड टेस्ट के समान है, या कहें तो इस दौर में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए भी ऐसे टेस्ट है कि क्या बिहार की राजनीति में एक नए नेता का उदय 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर हो जाता है तो फिर 2025 में एक तरफा जीत आरजेडी की हो सकती है, जो कभी जीत लालू यादव ने हासिल की थी, या कह सकते हैं जो जीत कभी नीतीश कुमार ने हासिल की थी। तो क्या राजनीतिक तौर पर एक ऐसे नेता का जिक्र इस दौर में हो चला है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति रुक गई या ठहर गई, इस सवाल को किसी दूसरे ने नहीं, नीतीश कुमार ने नहीं उठाया, ललन सिंह ने नहीं उठाया, यह सवाल भी तेजस्वी यादव ने उठाया कि बताइए जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जवाब क्या देंगे? सुनना चाहिए उनकी इस बात को। तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति
इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो वहां विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, जो आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए, तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहला पहले, अब तू पढ़ाई करत रह, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ? तो दरअसल ये सवाल बहुत मौजू है। कल तक आप विपक्ष में थे, कल तक आपके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस थी। कल तक इन बातों का जिक्र था कि लोकतंत्र कैसे खत्म हुआ, संविधान कितना खतरे में है, फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर हो चला। और इस कतार में ना सिर्फ नीतीश कुमार, उनकी तो पूरी सत्ता ही एक झटके में बीजेपी के साथ चली गई। यह सवाल तो हर उस नेता से पूछा जाएगा जो इस दौर में बीजेपी के साथ खड़ा है, अपनी सहूलियत और अपनी जरूरतों के मद्देनजर। और इस कतार में एक नया नाम महाराष्ट्र से अशोक चौहान का भी आज जुड़ गया। लेकिन सवाल उसके आगे की राजनीति का है, क्योंकि भारत की राजनीति खुद में चुनाव के बाद नए नए प्रयोग करती है और जनता इस प्रयोग में कहीं बड़ी हिस्सेदारी लेती है। और सवाल सिर्फ यही था कि इस दौर में, यानी बीते 10 बरस में, हिंदी पट्टी से कोई नेता निकल नहीं पा रहा था। और हिंदी पट्टी में गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव लड़ने पहुंचे और उसी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह इस दौर में हाशिए पर ढकेल दिए गए। आज नहीं कल योगी आदित्यनाथ भी कहीं हाशिए पर बीजेपी के भीतर ढकेल ना दिए जाएं, अगर वो दिल्ली को चुनौती देते हुए दिखाई दे। और इस दूसरी कतार में आपको मुलायम सिंह का जाना, लालू यादव का उम्र और बीमारी के लिहाज से ठहर जाना, अखिलेश यादव का राजनीतिक तौर पर उस तीखेपन को समेट ना पाना जिस तीखेपन की आशा इस देश के भीतर, उत्तर प्रदेश में खास तौर से लोगों के भीतर थी, वो बड़े सहज दृष्टि से या उस संवाद को बना नहीं पा रहे थे जिसका जिक्र तेजस्वी के साथ किया जा सकता है। तेजस्वी ने बिल्कुल भदेस अंदाज में जब सवालों को करना शुरू किया तो एक सवाल यह भी आया, क्या इस दौर में हिंदी पट्टी के नेता जो गायब होते चले गए उसकी यह एक शुरुआत है? क्योंकि मौजूदा राजनीति की भी एक उम्र है और इस उम्र की बीतती राजनीति में एक झटका जनता से निकले हुए किसी नेता की जरूरत के साथ चाहिए। राहुल गांधी देश मथ रहे हैं, तेजस्वी तेवर और तलखी के साथ उभर रहे हैं, अखिलेश यादव खुद को मथ रहे हैं, सचिन पायलट अपनी ईमानदारी और राजनीतिक तिकड़मे नहीं कहे बल्कि राजनीतिक मंशा के साथ उस राजनीति को साधना चाहते हैं जो इस देश की तस्वीर को बदले। ध्यान दीजिए तो एक युवा टीम क्या इस देश में तैयार हो रही है जो 2024 के चुनाव के बाद या चुनाव के वक्त आपको जनता पे बहुत चीजें छोड़नी होगी। और शायद इसीलिए नेताओं की फहरिस्त में एक नया नाम तेजस्वी यादव का जुड़ चुका है जो राजनीतिक तौर पर दिल्ली को चुनौती देने के लिए तैयार है। इंतजार इसी बात का करना होगा कि क्या वाकई जनता कितनी तैयार होती है या तेजस्वी यादव जनता को कितना तैयार कर पाएंगे, क्योंकि बिहार की मौजूदा स्थिति और इस देश के भीतर युवाओं की स्थिति बद से बदतर है। उन्हें तलाश एक नेता की है और जनता की नब्ज पर किसी डिग्रीधारी का हाथ हो, ऐसा भी होता नहीं है जो दिल्ली में आईआईटी किए हुए शख्स हों या फिर अपने तौर पर 9वीं पास तेजस्वी यादव हों। राजनीति को परखिएगा तो आप जान जाइएगा डिग्री का महत्व राजनीति करने में आता नहीं है, शातिरता जरूर आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।